अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल जैतून एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर पहले 2 वीडियो बनाए हैं। एक वीडियो में स्कूल एजुकेशन के बारे में डिस्कशन किया था और दूसरे वीडियो में हमने हायर एजुकेशन के बारे में डिस्कशन किया था। आज के इस वीडियो में हम हायर एजुकेशन में जो पॉइंट्स मिसिंग है या जिन पॉइंट्स पर कंफ्यूजन है या जिन पॉइंट्स को एनईपी में इंक्लूड नहीं किया गया या फिर इंक्लूड किया गया है लेकिन वो इम्पोर्टेंस या वो फोकस नहीं दिया गया, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे फैक्टर्स में बहुत सारे ऐसे जो पॉइंट्स हैं जो एनईपी में मिसिंग नजर आते हैं या बहुत कम इम्पोर्टेंस या बहुत कम वेटेज उनको दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जो एनईपी में मिसिंग है या जिनको बहुत कम इम्पोर्टेंस दिया गया है। अगर हम सबसे पहले अगर बात करें इस पॉलिसी की, तो इस पॉलिसी ने 34 साल का पुराना स्ट्रक्चर या उससे पहले कोठारी कमीशन ने 1964 में 10+2+3 ये जो स्ट्रक्चर दिया था एजुकेशन का, उसको चेंज कर दिया। जो 10+2 सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी हमारा एजुकेशन हुआ करता था, जिसे हम स्कूल एजुकेशन कहते हैं, उसको बदलकर 5+3+3+4 यानी 53-34 ये स्ट्रक्चर बनाया गया। तो जो प्री प्राइमरी एजुकेशन था, जैसे एलकेजी, यूकेजी या आंगनवाड़ी, उसको भी अब स्कूल का हिस्सा बना दिया गया। इससे पहले तक ये स्कूल का हिस्सा नहीं था। तो यहाँ एक कंफ्यूजन ये है कि आंगनवाड़ी की आज क्या पोजीशन है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में आंगनवाड़ी के नाम पर सिर्फ एक रूम में एक टीचर्स को अपॉइंट किया गया है, उसको भी महीनों से सालों से पेमेंट नहीं दी जाती और ना ही वहां पर जो है तो कोई प्यून होता है, ना कोई सिपाही होता है। अगर बच्चे वहां पर कुछ जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो वो अगर कुछ जरूरत कर लेते हैं तो पेरेंट्स को फोन करके बोला जाता है कि भाई बच्चों को अगर लेकर जाओ, उसने जरूरत कर दिया। तो आज आंगनवाड़ी की पोजीशन देखिए क्या है और आंगनवाड़ी को इसमें इंक्लूड कर दिया गया। दूसरे साइड की अगर हम बात करें तो पेरेंट्स अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम के एलकेजी यूकेजी में डालेंगे, तो फिर दोनों का एजुकेशन बराबर कैसे हुआ। इंग्लिश मीडियम वाले तो अपना सिलेबस अपना करिकुलम खुद फ्रेम करते हैं, ना वो स्टेट गवर्नमेंट का फ्रेम किया हुआ करिकुलम फॉलो करते हैं, ना नेशनल गवर्नमेंट का करिकुलम फ्रेम किया फॉलो करते हैं। तो ऐसी सूरत में आंगनवाड़ी में दिया जाने वाला एजुकेशन और इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में दिया जाने वाला एजुकेशन समान कैसे हुआ। जहाँ समान शिक्षा नीति की बात की जा रही है, समान इक्वल एजुकेशन की बात की जा रही है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। इसे आने वाले वक्त में शायद गवर्नमेंट दूर करे। साथ ही साथ दूसरी बात, जो वोकेशनल एजुकेशन जो पहले 8th क्लास से दिया जाता था, अब 6th क्लास से इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ एक प्रॉब्लम ये भी है कि हम बात करते हैं मदर टंग की कि 6th तक और अगर जरूरत पड़ी तो 8th क्लास तक मदर टंग में एजुकेशन दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, दिया जाना चाहिए, इसका इफेक्ट भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन उसके साथ ही हम बात करते हैं कि 6ठी क्लास से वोकेशनल एजुकेशन दिया जाएगा। तो मुझे आप बताइए कि 6ठी क्लास में आने के बाद बच्चा कोडिंग सीखेगा, कंप्यूटर सीखेगा या आईटी से रिलेटेड अदर वोकेशनल कोर्स सीखेगा। अब उसने मदर टंग में पढ़ा हुआ है, अब कोडिंग कंप्यूटर आईटी ये उसकी मदर टंग में तो होगी नहीं। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। तो एक तरह से फिर क्या होगा कि उसको क्या सीखना होगा, जाकर कारपेंटर बनना होगा, इलेक्ट्रॉनिक की किसी दुकान पर जाकर जो है तो वोकेशनल एजुकेशन लेना होगा। यानी कि वो चीजें जो उसको कहीं ना कहीं सिर्फ मजदूर बनाएंगी, वो वोकेशनल एजुकेशन के नाम पर जो है तो उसको सिखाया जाएगा, उसको स्किलफुल बनाया जाएगा। लेकिन वो चीजें जो उसको मालिक बनाएगी, उसके माइंड को ब्रॉड करेगी, वो चीजें उसको यहाँ पर सीखने में नहीं आएगी, क्योंकि उसने मदर टंग में एजुकेशन दिया हुआ है और जो कोडिंग है या कंप्यूटर है या आईटी है या दूसरे और 21st सेंचुरी के वोकेशनल कोर्सेज है वो सब इंग्लिश से रिलेटेड है। अब माइक्रोसॉफ्ट वाला कोडिंग तो इंग्लिश के अलावा उर्दू हिंदी मराठी में तो बनाएगा नहीं। तो ऐसी सूरत में यहाँ पर जहाँ हम मदर टंग को प्रमोट करने की बात करते हैं, वेलर वुड और वोकेशनल एजुकेशन 6th क्लास से शुरू करते हैं और उसके बाद जो है तो इंग्लिश पढ़ाई जाएगी एज ए ऑप्शन। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है।
इसके अलावा देखिए जो स्ट्रीम में फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है कि साइंस का स्टूडेंट आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ सकता है, आर्ट्स का स्टूडेंट साइंस के सब्जेक्ट पढ़ सकता है, और ये दोनों के स्टूडेंट कॉमर्स के सब्जेक्ट एज ए ऑप्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। चॉइस बेस्ड सिस्टम होना चाहिए था। अभी तक ऐसे होता था कि साइंस वाला साइंस पढ़ता था, आर्ट्स वाला आर्ट्स पढ़ता था, कॉमर्स वाला कॉमर्स पढ़ता था, तो कहीं ना कहीं वो एक फिक्स्ड या दायरे में काम करता था। लेकिन यहाँ अगर हम बात करेंगे तो बच्चा चाहे तो अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली अदर स्ट्रीम के सब्जेक्ट को भी चूज करता है, लेकिन बाद में इसका क्या हासिल होगा। सपोज एक बच्चा जो आर्ट्स का है वो दो सब्जेक्ट साइंस के एज ए चॉइस बेस पर सेलेक्ट करता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो वो बाद में साइंस का बच्चा कहलाएगा या वो बाद में आर्ट्स का बच्चा कहलाएगा, वो किस स्ट्रीम से ताल्लुक रखेगा या वो उसका ताल्लुक किस स्ट्रीम में आएगा। तो यहाँ पर भी एक कंफ्यूजन है, और आगे जाके उसका स्पेशलाइजेशन क्या होगा, तो यहाँ पर भी एक कंफ्यूजन है, और इसकी वजह से जो है तो काफी चर्चा हो रही है इस पॉलिसी की। इसके बाद देखिए असेसमेंट के ताल्लुक से बताया गया है कि 3 लेवल असेसमेंट होगा, है ना। एक होगा पीयर ग्रुप, दूसरा है टीचर असेसमेंट, और तीसरा है सेल्फ असेसमेंट। तो ये जो 3 असेसमेंट बताए गए हैं, ये 3 असेसमेंट कैसे हो पाए, पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर सिर्फ कह देना कि 3 लेवल असेसमेंट होगा, और इम्प्लीमेंटेशन के नाम पर जो हमारे क्या कहेंगे रिवायती या पारंपरिक तरीके हैं उसी को इम्प्लीमेंट करके असेसमेंट कर देना, तो ये तो इसका तो कोई फायदा होने से रहा। इसके अलावा जो 10वीं और 12वीं की बोर्ड की बात की गई है कि बोर्ड को फ्लेक्सिबल बनाया जाएगा, कि बच्चे के दिल से जो एग्जाम का फियर है उसको निकालने के लिए समैटिव असेसमेंट के बजाय फॉर्मेटिव असेसमेंट किया जाएगा, यानी कि एक साल में 2 मरतबा सेमेस्टर बेस पर जो है तो 10th और 12th की जो है तो एग्जाम होंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर बोर्ड के एग्जाम की अहमियत भी अगर खत्म कर दी जाए तो ये बच्चे आखिर इंपॉर्टेंस देंगे किस चीज को। इतनी सारी फ्लेक्सिबिलिटी अगर हर जगह पर रखी जाए तो बच्चा तो हर एक फ्लेक्सिबिलिटी का फायदा उठाएगा, हर एक फ्लेक्सिबिलिटी को यूज करेगा, तो कहीं ना कहीं जो रिजल्ट हमको चाहिए वो रिजल्ट मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो क्योंकि एग्जाम ही एक ऐसी चीज है, खास तौर से हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में हम एग्जाम के जरिए ही जो है तो पूरे हमारे एजुकेशन सिस्टम को असेस करते हैं, उसका अंदाजा लगाते हैं कि भाई कितना जो है तो बच्चा समझा या बच्चे के अंदर तरक्की हुई। इसको भी अगर फ्लेक्सिबल कर देंगे, इसको भी चॉइस बेस्ड कर देंगे, इसको भी मतलब फेयरलेस बना देंगे, तो फेयरलेस तक ठीक है कि बच्चे के दिल से जो है तो एग्जाम का जो हैबिट्स है या जो फोबिया है उसको कम करना चाहिए। लेकिन अगर उसकी इंपॉर्टेंस ही खत्म हो जाएगी तो फिर बच्चा तैयारी किस लिए करेगा, कब पढ़ेगा जुस्तजुसी के साथ, पूरी मेहनत के साथ। तो यहाँ पर भी असेसमेंट में थोड़ा कंफ्यूजन है, इसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाने के लिए बहुत सारे इसके अंदर कंफ्यूजन कहीं ना कहीं नजर आते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें तो खास तौर से जो डिसेबल या दिव्यांग स्टूडेंट है उनको मुख्य धारा में लाने के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन का बहुत अच्छा एक कदम उठाया गया है। काबिल तारीफ इस पॉलिसी के अंदर जो है तो कदम कहेंगे कि जो दिव्यांग स्टूडेंट है जिनको पहले ही समाज से हम दूर कर दिया करते थे, अब उनको रेगुलर स्कूल में ही एडमिशन देकर उनको जो है तो समाज का हिस्सा बनाया जाएगा। वेल एंड गुड। इंक्लूसिव एजुकेशन में इन दिव्यांग स्टूडेंट्स को सबसे पहले जो उनकी बेसिक नीड्स है वो जरूरी है। एक बच्चा पैर से माजूर है, वो अपनी साइकिल लेने के लिए कलेक्टर ऑफिस के 6 महीने तक चक्कर लगाता है, वहां पर बार बार जाकर पूछता है कि मेरी साइकिल जो मुझे मिलने वाली थी गवर्नमेंट की स्कीम थ्रू वो कब मिलेगी। तो साल 2 साल चक्कर लगाने के बाद जो है तो 10 बच्चों में से सिर्फ 3 दिव्यांगों को वो साइकिल दी जाती है। तो दिव्यांगों की अगर बात करेंगे या हैंडीकैप स्टूडेंट्स की या और दूसरे जो फिजिकल से रिलेटेड जो क्यूरी वाले स्टूडेंट हैं, उनकी जो बेसिक नीड है या उनको जो बेसिक चीजें लगने वाली है, इक्विपमेंट लगने वाले हैं, वो असल में उनको प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वो जो है तो अपने आप को बेहतर महसूस कर सके। एजुकेशन उनको दिया जाना ही चाहिए, लेकिन ये चीज भी इसमें से इस पॉलिसी में मिसिंग नजर आती है। इसके साथ साथ बाल भवन
इन बच्चों के लिए खासतौर जो दिव्यांग बच्चे होंगे, स्टेट में और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है तो बाल भवन को डेवलप किया जाएगा, बनाया जाएगा। ये एक अच्छा कदम है ताकि वो बच्चे वहाँ जाएंगे और उनको लगने वाली तमाम इक्विपमेंट्स, आलात, साहित्य यहाँ पर मौजूद होंगे। इसके बाद देखिए टीचर रिक्रूटमेंट की बात की गई है इसमें कि हम जो है तो 30 बच्चों पर एक स्टूडेंट्स और जो ट्रबल एरियाज है या जो क्या कहेंगे जो घटक है, जो स्पेशल एरियाज है, वहां पर 25 बच्चों पर एक टीचर को अपॉइंट करेंगे। हर बार हर पॉलिसी, हर कमीशन, हर कमेटी जो है तो इस बात पर जोर देती है कि टीचर्स को अपॉइंट किया जाए, काबिल टीचर्स को अपॉइंट किया जाए, लेकिन बात फिर जहां से शुरू होती है वहीं रह जाती है। खुद आरटीई के अंदर जो है तो इस तरह का रेशो तय किया गया था और टीचर्स अपॉइंटमेंट की बात की गई थी। कितने अपॉइंटमेंट हुए? जिला परिषद के स्कूल तो ऐसे हैं जहां पर पहली से लेकर 5वीं तक की क्लास चलती है, सिर्फ 1 या 2 टीचर वहां पर जो है तो मौजूद है। वो कैसे अचीव करेंगे इन 21st सेंचुरी को गोल को? तो टीचर्स रिक्रूटमेंट की हमेशा हर कमीशन हम पॉलिसी बात करती है, लेकिन उस पर पूरी तरह से अमल नहीं होता। देखते हैं इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में टीचर रिक्रूटमेंट की बात की गई है, इस पर कितना अमल हो पाता है। और साथ ही साथ देखिए आरटीई 2009 के तहत जो बहुत सारे इंप्लीमेंट बताए गए थे या स्टूडेंट्स को जो सहूलत दी गई थी या स्कूल को जो सहूलत की बात की गई थी या टीचर्स रिक्रूटमेंट की बात की गई थी, वही टारगेट आज तक अचीव नहीं हुआ। अचीव क्या कहेंगे कि बल्कि हम उसके 50% या 25% भी उसके टारगेट को अचीव नहीं कर पाए। और उस सूरत में अब ये नई चीज बताई जा रही है, तो ये कितना चीज डेवलप कर सकती है या कितना गोल अचीव कर सकती है, तो यहाँ ये कंफ्यूजन वाली बात है। इसके बाद देखिए जो टीचर्स है उनके प्रोफेशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत सारी बातें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बताई तो गई है, लेकिन वो कैसे इंप्लीमेंट होंगी इसका कोई फ्रेमवर्क या प्लान नहीं बताया गया है। तो यहाँ पर भी टीचर्स के प्रोफेशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड भी बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं जिसको दूर करने की जरूरत है। इसके बाद देखिए स्कूल एक्रेडिटेशन सिस्टम बताया गया है, SSA, स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी। जिस तरह से पहले हायर एजुकेशन को एक्रेडिटेट किया जाता था, स्कूल को एक्रेडिटेट किया जाएगा। मुझे आप बताइए जो गवर्नमेंट के स्कूल है जहां पर टीचर ही नहीं है, जहां पर क्लासरूम ही नहीं है, जहां पर बिजली ही नहीं है, वहां जहां पर कोई अदर फैसिलिटी ही नहीं है स्कूल की, क्या वो स्कूल बंद कर देगी गवर्नमेंट? खुद के स्कूल बंद कर देगी? जब एक्रेडिटेट करेगी तो पता चलेगा कि वहां पर तो कोई सहूलत ही नहीं है, तो क्या स्कूल बंद कर दिए जाएंगे? तो ये जो सिस्टम है कि सिर्फ एक्रेडिटेशन किया जाएगा और फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, स्कूल अथॉरिटी असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क SCERT के थ्रू बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप इंप्लीमेंट करेंगे इसको तो खुद गवर्नमेंट के स्कूल में बहुत सारी चीजें नहीं है, तो कैसे होगा? ठीक है, प्राइवेट स्कूल बंद कर देंगे जिनके पास सहूलत नहीं होगी, लेकिन गवर्नमेंट खुद की स्कूल जो है तो 50% से ज्यादा जहां पर सहूलत मौजूद नहीं है, तो क्या गवर्नमेंट वो भी स्कूल बंद कर देंगे? तो ये भी एक जो है तो कंफ्यूजन बहुत बड़ा नजर आता है। इसके बाद अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो हायर एजुकेशन में देखिए गवर्नमेंट ने NEP के थ्रू एक गोल टारगेट फ्रेम किया है, जो 2018 के सर्वे के मुताबिक जो 23.6 समथिंग जो हायर एजुकेशन का एनरोलमेंट है उसको 2030 तक बढ़ाकर 50% करने का टारगेट यहाँ पर गवर्नमेंट ने रखा है। बहुत अच्छी बात है। और GDP का 6% पूरे एजुकेशनल सिस्टम पर इस्तेमाल होगा। एक तरफ गवर्नमेंट कहती है कि हम कॉलेज को आहिस्ता आहिस्ता जो हायर एजुकेशन सिस्टम है उसको आहिस्ता आहिस्ता ऑटोनॉमस कर देंगे, ऑटोनॉमस यानी कि खुद कफील बना देंगे, तो फिर 6% GDP कहां इस्तेमाल होगी? एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम 6% GDP का इस्तेमाल करने वाले हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम जो है तो आहिस्ता आहिस्ता कॉलेजेस को ऑटोनॉमस और खुद कफील बना देंगे। तो यहाँ पर भी एक कंफ्यूजन मालूम होता है कि किस तरह से ये पॉलिसी इंप्लीमेंट करेंगे या उसका सिस्टम क्या हो। एक दूसरी और बात जो अभी तक होता है कि वोकेशनल एजुकेशन को आज तक UPSC, MPSC या IPS के अंदर वो पोजीशन नहीं है। बच्चा अगर वोकेशनल एजुकेशन के थ्रू कुछ डिग्री लेकर आता है तो आज भी बहुत सारे वोकेशनल कोर्स की डिग्री लेने वाले UPSC, IPS और MPSC के लिए उनको एलिजिबल नहीं समझा जाता। तो हम एक तरह से वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट करने की बात करते हैं और होता यह है कि
उस सिस्टम को ऊपर हायर लेवल पर जाने के बाद उसकी अहमियत खत्म हो जाती है, मीनिंगलेस हो जाता है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। इसके बाद फाइनेंशियल सपोर्ट की जो बात की गई है स्टूडेंट्स को, NSP नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल ये बनाया जाएगा, जहां पर जो है तो सभी किस्म के स्कॉलरशिप जो है तो बच्चों को दी जाएगी। देखिए अभी तक ऐसा होता था कि जितनी भी पॉलिसियां बनी, जितने भी कमीशन बने, उन्होंने स्पेशली ST, MT, OBC, माइनॉरिटी को खास तौर से एक अलग पैकेज दिया, एक अलग फोकस किया उनके ऊपर कि इन बच्चों के लिए अलग से पैकेज दिया जाएगा, इन बच्चों को अलग से इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे, इन बच्चों के लिए अलग से सीट्स रखी जाएंगी और इनको स्कॉलरशिप का अलग से फंड मुख्तस किया जाएगा, रिजर्व रखा जाएगा। लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इस तरह का स्पेशल फोकस ST, MT, OBC और माइनॉरिटी पर नहीं किया गया है। हालांकि इसकी अभी ज्यादा सख्त जरूरत थी, ताकि जो फ्लो चल रहा था NT, ST, OBC और माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स का एजुकेशन में, वो कहीं ना कहीं ग्रोथ कर रहे थे, वो ग्रोथ अब इस पॉलिसी के इस विजन, इस कदम की वजह से कहीं ना कहीं वो रुक जाएगा या वो उस रफ्तार से आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन, लाइट बट टाइट सिस्टम की बात की गई है NEP में कि पूरे कंट्री में लाइट बट टाइट सिस्टम का एक रेगुलेटरी सिस्टम होगा, जो कहीं ना कहीं जाकर जो है तो जो अलग अलग एजेंसियों में अलग अलग बटा हुआ था अब तक, उसको मर्ज कर दिया जाएगा और लॉ और मेडिकल छोड़कर बाकी तमाम हायर एजुकेशन को जो है तो सिर्फ एक एजेंसी कंट्रोल करेंगी। बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहां अभी तक इतनी सारी एजेंसियां होने के बाद, सेपरेट होने के बाद पर्टिकुलर फील्ड डेवलप नहीं हुई, तो पूरे एजुकेशन को एक साथ मिलाकर सिर्फ एक अथॉरिटी उसको कैसे डेवलप कर सकती है? ये भी एक कंफ्यूजन वाली बात है। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो मिसिंग नजर आता है वो है वैल्यू एजुकेशन। देखिए आज सबसे ज्यादा इस वैल्यू और एथिकल एजुकेशन की हमको जरूरत है। आज हम देखते हैं कि हमारे बच्चे बड़ी से बड़ी तालीम और डिग्री हासिल करते हैं, लेकिन माँ बाप की इज्जत नहीं करते, समाज के साथ हमदर्दी नहीं करते, समाज की खिदमत का जज्बा निकल चुका है। वैल्यू और एथिकल एजुकेशन इसकी खास तौर से जरूरत थी, और लेकिन इस पॉलिसी में कहीं ना कहीं वैल्यू एजुकेशन को फोकस नहीं किया गया या उसको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। और खास तौर पर जो मतलब हम तरक्की की तरफ तो जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो हमारी तहजीब थी, हमारी जो अक़दार थे, जो हमारी गंगा जमनी तहजीब थी, वो पीछे छूटती चली जा रही है। तो फिर से एक मर्तबा उस गंगा जमनी तहजीब को, हमारे अक़दार को और वैल्यू को जो है तो दोबारा से जिंदा करने की, उसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, जो इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कहीं ना कहीं मिसिंग नजर आता है। देखिए होना तो ये चाहिए था कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तर्ज पर जो 1986 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, उसके एक स्कीम का नाम था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जिसके तहत स्कूलों को दो कमरे बनाकर दिए जाने वाले थे। हर स्कूल में 2 टीचर्स का अपॉइंटमेंट किया जाने वाला था और हर स्कूल को तालीम और खेलकूद के सामान मुहैया या फराहम किए जाने वाले थे। ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के मेन पॉइंट्स था, जो 1986 की पॉलिसी के तहत 1987 में जो है तो इसको अप्लाई किया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की तरह इस तरह का कोई प्लानिंग जो है तो इस NEP 2020 में किया जाता कि हम हर स्कूल को कम से कम 10 कंप्यूटर प्रोवाइड करेंगे, हर स्कूल को इंटरनेट और अदर इक्विपमेंट फ्राहम करेंगे, हर स्कूल को हम कम से कम प्रोजेक्टर और LED सिस्टम्स और जो ओपन लर्निंग या ई लर्निंग के लिए जरूरी है, ऑनलाइन क्लासेस के लिए जरूरी है, वो पूरा सेट प्रोवाइड करेंगे, स्पोर्ट्स और गेम्स के इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करेंगे और जो टीचर्स का रिक्रूटमेंट है वो करेंगे। तो ये अगर किया जाता तो जो प्रेजेंट हमारे स्कूल चल रहे हैं, है ना, देखिए कोविड-19 इस पेंडेमिक में खास तौर से हमारे समझ में आ गया कि अगर हमको ऑनलाइन क्लासेस लेना है तो ना हमारे पास इंटरनेट मौजूद है हमारे स्कूल में, ना ही जो है तो कोई दूसरे चीजें मौजूद है जिससे जो है तो ऑनलाइन क्लासेस ली जा सकती है। टीचर्स जो है तो एक टीचर्स मोबाइल पकड़ कर खड़ा रह रहा है, एक टीचर्स अपना लेक्चर डिलीवर कर रहा है, इंटरनेट मौजूद नहीं है। तो इस पेंडेमिक में तो और भी जो है तो हमारे स्कूल एजुकेशन सिस्टम की पोल खोल दी पूरी थी। तो इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कहीं ना कहीं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तर्ज पर
21st सेंचुरीज को रिक्वायर्ड, खास तौर से ई लर्निंग और ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड जो इक्विपमेंट थे वो कहीं ना कहीं पहले प्रोवाइड करने चाहिए, ताकि जो मौजूद स्कूल है हमारे, जो प्रेजेंट इस वक्त के हमारे स्कूल है, उनको ज्यादा से ज्यादा जो है तो हम मेन स्ट्रीम में पहले लाते और उसके बाद जो हमारे एनईपी के जो गोल है उसको हम अचीव करने की कोशिश करते। इस पॉलिसी में जो चीजें बताई गई है, जो चीजें रखी गई है, उसको अचीव करने के लिए या उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो स्कूल और टीचर है, यहाँ हालत बहुत खराब है। जब स्कूल और टीचर की हालत ही बहुत ज्यादा खराब होगी, या क्या कहेंगे कि वो उनके पास इक्विपमेंट नहीं होंगे, उनके पास इंटरनेट नहीं होगा, उनके पास कंप्यूटर नहीं होगा, तो वो किस तरह से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के प्री डिटरमाइंड जो गोल है उसको हम अचीव कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जिसमें ये एजुकेशन पॉलिसी कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि कंफ्यूजन है, या इसको इम्प्लीमेंट किस तरह से करेगी, या इसका इम्प्लीमेंट किस अंदाज में किया जाएगा, और जब किया जाएगा तो कौन कौन सी चीज़ें स्कूल को दी जाएगी और कौन कौन से फंड स्कूल को दिए जाएगी। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक बहुत अच्छी पॉलिसी है, जो 21st सेंचुरीज के विजन को जहन में रखकर बनाई गई है। अगर इसका इतलाक, इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे तरीके से और वेल प्लान फ्रेमवर्क के साथ किया जाता है, तो कहीं ना कहीं इस पॉलिसी के इफेक्ट हमको बहुत पॉजिटिव देखने मिल सकते हैं। एक पॉलिसी हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।